तो जैसे वाटर वेव है, वाटर वेव में क्या है कि बेसिकली एनर्जी जाती है एक जगह से दूसरी जगह, वाटर नहीं चला जाता। तो वाटर तो अप एंड डाउन, ऐसे वाटर तो अप एंड डाउन करता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि यहां का जो पानी का, अगर कोई पार्टिकल यहां पर है पानी का, ये तो ये इधर की तरफ चला जाएगा, ये कभी भी इधर नहीं जाएगा, ये तो ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा। बात समझ में? तो वेव की तरह एक खासियत बता देता हूं मैं आपको, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, खाली क्वेश्चन नहीं, वेव के बारे में भी समझिए। देखिए वेव के दो पार्टिकल लेते हैं हम, वेव के दो पार्टिकल लेते हैं। तो एक पार्टिकल हम ये वाला लेते हैं, इसको और बड़ा कर लें ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। जैसे एक पार्टिकल मैंने ये वाला लिया ब्लैक, और एक पार्टिकल मैं ये ग्रीन वाला ले लूं, ठीक है, बात समझ में आई? तो अब इनका मोशन कैसे होता है? अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, अगर वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो ये जो पीक यहां पर है, ये थोड़ी देर में पीक यहां पर आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? यहां पर आ जाएगी पीक, ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, क्योंकि पीक ट्रेवल करेगी। तो होगा क्या कि ये वाला जो पार्टिकल है, ये मैं ब्लू से बना रहा हूं यहां पर, ये वाला जो पार्टिकल है जो इस टाइम पीक पर था, वो पार्टिकल कहां आ जाएगा? वो पार्टिकल अपने ही नीचे आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ब्लैक का क्या होगा? ब्लैक वाला पार्टिकल अपने यहां पर नीचे आ जाएगा। और ग्रीन वाला पार्टिकल क्या होगा? ग्रीन वाला पार्टिकल अपने यहां पर नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मतलब ब्लैक अपने ऊपर ही रहेगा। अब ये वेव ट्रेवल करके और इधर आ जाएगी, तो वेव यहां ऐसे आ जाएगी। तो एक जमाना ऐसा आएगा कि ये ग्रीन वाला जो पार्टिकल है ये सबसे नीचे आ जाएगा, और ये ब्लैक वाला जो पार्टिकल है वो यहां पर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो कुल मिला के जैसे ये पार्टिकल है ब्लैक, ये ऊपर जाता है और फिर नीचे जाता है। जिस वक्त ये पार्टिकल यहां ऊपर रहता है तो वेव की पीक यहां पर रहती है। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि हर पार्टिकल हर वक्त पीक पर रहेगा। कितने पार्टिकल पीक पर रहेंगे? देखो, एक पार्टिकल यहां पर पीक पे है और एक पार्टिकल यहां पर पीक पे है, और थोड़ा सा और इधर हो जाओ तो एक पार्टिकल ऐसा है जो यहां पर पीक पे है। बात समझ में आ रही है? अब इसके बराबर वाला पार्टिकल है एक दूसरा, जैसे ये ब्लू वाला पार्टिकल है और एक ये ब्लू वाला पार्टिकल है। तो वेव जब ट्रेवल करके यहां पर आ जाएगी, थोड़ी सी आगे खिसक जाएगी, तो ये ब्लू वाला पार्टिकल यहां पर आ जाएगा, और इसी तरह से ये वाला ब्लू वाला पार्टिकल यहां पर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पार्टिकल तो ऊपर नीचे जाता है और वेव आगे की तरफ जाती है, पीक आगे की तरफ चलती है। थोड़ी देर में वेव कहां पर आ जाएगी? यहां पर आ जाएगी। फिर थोड़ी देर में कहां पर आ जाएगी? यहां पर आ जाएगी। फिर थोड़ी देर में कहां पर आ जाएगी? यहां पर आ जाएगी। तो ऐसे वेव आगे चलती है। बात समझ में आ गई जो मैं समझाना चाह रहा हूं? ठीक है। अब देखो, खास बात बता रहा हूं तुम्हें। अब ये वाई क्या है? ये वाई जो दे रखा है ना, ये वाई क्या है? ये वाई, ध्यान से समझना इस बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर मैं यहां पर एक्स वाई एक्सिस बना दूं, ये वाई हो गया और ये आपके एक्स हो गया। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल यहां से लेकर और यहां तक वाइब्रेट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो कभी वो यहां पर होगा, कभी वो यहां पर होगा। बड़ा कर देता हूं। तो कभी वो कहां पर होगा? कभी वो यहां पर होगा, कभी 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 यहां पर होगा, लेकिन यही उसकी रेंज रहेगी। तो ये प्लस कैपिटल वाई है और ये माइनस कैपिटल वाई है। तो वाई की वैल्यू कितनी, कहां से कहां तक वेरी करेगी? माइनस वाई से प्लस वाई तक वेरी करेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और ये किसका फंक्शन होगी? साइन का फंक्शन होगी। क्यों? क्योंकि ये जो वेव है
ये कौन सी वेव है? साइन वेव है, ठीक है। इधर क्या चल रहा है? इधर की तरफ क्या चल रहा है? इधर चल रहा है थीटा, इधर चल रहा है एंगल। अब ये एंगल कैसे चल रहा है, जब मैं लेक्चर बनाऊंगा वेव के ऊपर तो मैं समझाऊंगा इसको और डिटेल के अंदर, तब तुम समझना। अभी मैं 11th वालों की काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैं उसके लेक्चर अपलोड करूंगा तो वो तुम देखते रहना, तो तुम्हें आगे समझ में आ जाएगी। बहरहाल ये क्वेश्चन समझाने के लिए इतनी बात काफी है। आप ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन के बारे में। यूं कह रहे हैं ये यूं कह रहे हैं कि स्पीड बताइए, हमें स्पीड बताइए। तो ये जो y है, y किसके बराबर है? 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -3 क्या चीज है पता है? 10 की पावर -3 है प्लस y, यानी y की मैक्सिमम वैल्यू। ये चीज क्या बताती है? y की मैक्सिमम वैल्यू। ये 800 क्या चीज है? ये 800 है ओमेगा, इसके साथ लगा हुआ है t, और ये माइनस लगा हुआ है माइनस, और फिर ये kx, और फिर ये एक एंगल लगा हुआ है थीटा, ठीक है। अब और आगे की बात समझो। जब भी हम वेव की इक्वेशन लिखते हैं, वेव की इक्वेशन, तो वेव की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस या प्लस kx प्लस थीटा, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझ लेना ये बात। ये जो ब्रैकेट के अंदर जितना भी कुछ है ना, ये सारा का सारा क्या चीज है? ये सारा का सारा एंगल है रेडियंस में। समझ में आ रही बात? ये सारा का सारा एंगल है। तो ये बताओ ये क्या चीज है? ये भी एक एंगल हुआ, क्योंकि साइन जो निकालते हैं हम एंगल का ही तो निकालते हैं साइन ट्रिग्नोमेट्री में। साइन हम लेंथ का थोड़ी निकालते हैं, साइन हम वेलोसिटी का थोड़ी निकालते हैं, साइन टेम्परेचर का थोड़ी निकालते हैं। साइन तो हमेशा एंगल का निकाला जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये के एक्स क्या होगा? के एक्स भी एंगल होगा, और ये तो एंगल है ही, ठीक है। अभी बस इतना ही समझो तुम। अब t जो है, t हम किस में नापते हैं? t सेकंड में नापते हैं। t किस में नापते हैं? सेकंड में नापते हैं। और ये पूरा कितना होना है? रेडियन में होना है। तो 800 क्या चीज है? 800 एंगुलर वेलोसिटी है रेडियन पर सेकंड में। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, ये x किस चीज में है? x मीटर में। तो ये 2 किस चीज में होगा? 2 किस चीज में होगा? 2 होगा रेडियन पर मीटर में, रेडियन पर मीटर में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है। तो वेव की जब भी हमें स्पीड निकालनी होती है, वेव की जब भी हमें स्पीड निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं? हम स्पीड निकालने के लिए, यानी वेलोसिटी निकालने के लिए, आप सीधी सी बात ये समझिए कि ओमेगा को के से डिवाइड कर देते हैं। ओमेगा को किससे डिवाइड कर देते हैं? के से। तो 800 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 400 मीटर पर सेकेंड। ये इतनी सारी जो मैंने पहले की नॉलेज दी थी ना, वो नॉलेज के लिए है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप ये करिएगा स्पीड निकालने के लिए कि ये टी के साथ जो भी कुछ लगा हुआ है ना, टी के साथ, उसको डिवाइड कर दीजिएगा उस नंबर से जो एक्स के साथ लगा हुआ हो। बात समझ में आ गई? आपको ये करना है। इतना लंबा जो मैंने आपको समझाया है वो तो वेव को समझाने के लिए बताया आपको। आपको ये करना है कि जब भी स्पीड निकालनी हो तो स्पीड निकालने के लिए ओमेगा को के से डिवाइड कर देना। बात समझ में आ गई? अब देखो, ये ओमेगा किसमें? ये ओमेगा है रेडियन पर सेकंड में, ठीक है। और ये के किस चीज में? के है रेडियन पर मीटर में, रेडियन पर मीटर। रेडियन रेडियन से कट जाएगा, मीटर सबसे ऊपर चला जाएगा, तो मीटर पर सेकंड आ जाएगी। मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है? मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट होती है, ठीक है। तो अभी अभी जो आपको समझना चाहिए वो सिर्फ ये समझना चाहिए कि इसका आंसर 400 होगा। और जब भी हमें स्पीड निकालनी होगी तो स्पीड निकालने का मतलब क्या है कि ये जो ओमेगा दे रखा है, इस ओमेगा को के से डिवाइड अगर हम कर देंगे
तो स्पीड ऑफ वेव मिल जाएगी अगर वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है। तो अगर आपसे यूं पूछा जाए व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, डिस्प्लेसमेंट वाई, तो डायरेक्ट ये हो जाएगा आंसर, ये 10 की पावर -3 जो दे रखा है। साइन से पहले जितनी भी चीजें लगी हुई हैं वो हो जाएगा आंसर। एम्पलीट्यूड किस चीज का? वाई का। यानी एम्पलीट्यूड मतलब क्या? एम्पलीट्यूड का मतलब ये वेव कितनी ऊपर उठेगी। बात समझ में आ रही है? अब आया दूसरे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि पहले मैं इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा था, बैक किया था, लेकिन हो गया। आसान सवाल है ये, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। इसको मैंने क्या किया था उसको एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक इक्वेशन ये दे रखी है और एक इक्वेशन ये दे रखी है और z की वैल्यू पूछी है। यहाँ पर क्या पूछी है? z की वैल्यू पूछी है और ये दो इक्वेशन दे रखी है। इस तरह के सवाल आ जाते हैं। ये आया 19-20 के अंदर सवाल। एक्सपोनेंट की नॉलेज की जरूरत है इसमें आपको, ये बात याद रखिएगा। तो पहला जो कंस्टेंट दे रखा है वो दे रखा है a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y। ठीक है, अगर मैं b की बात करूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? a की पावर x अपॉन y। बात समझ में आ रही है? अगर मैं c की बात करूं तो c किसके बराबर हो जाएगा? c बराबर हो जाएगा a की पावर x अपॉन z। ठीक है, एक इक्वेशन ये मिल गई, दूसरी इक्वेशन ये मिल गई। इन दोनों चीजों का इस्तेमाल आप किस में कर लीजिए? इसमें कर लीजिए, बीसी में। ठीक है, अब जो हमें गिवन है वो लिख लीजिए, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू सी। ये गिवन है, हमें दे रखा है। अब ये जो b की वैल्यू आपने यहां निकाली उसको यहां पुट कर दीजिए, तो क्या किसके बराबर हो जाएगा? a की पावर 2 इज इक्वल टू b की पावर जो निकाली a की टर्म में वो लिखिए x अपॉन वाई, और c की पावर जो निकाली हमने, ये वाली c की पावर जो निकाली है वो यहां रख दीजिए। वो किसके बराबर हो जाएगी? वो बराबर हो जाएगी a की पावर x अपॉन z। ठीक है, अब हमने एक लॉ पढ़ा है x की पावर m मल्टीप्लाइड बाई x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n। ठीक है, 9th क्लास में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ रखा है। तो ये चीज यहां पर लागू होती है नहीं, ये भी x है और ये भी x है, यानी बेस सेम हो। क्या चीज सेम हो? बेस सेम हो। अगर बेस सेम हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 2 इज इक्वल टू a की पावर x अपॉन y प्लस x अपॉन z। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब क्योंकि बेस सेम हो चुकी है तो जो पावर्स होंगी वो भी सेम हो जाएंगी। पावर सेम हो गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x अपॉन वाई प्लस x अपॉन, भाई दोनों जगह x ही आ रहा है, x अपॉन जेड इज इक्वल टू 2। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? बोलिए भाई। हमको क्या चीज निकालनी है? हमको z निकालना है, तो इसको यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें z निकालना है ना, तो इसको यहीं छोड़ दीजिए, x अपॉन जेड, इसको यहीं छोड़ दीजिए, इज इक्वल टू 2 माइनस x अपॉन वाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? x अपॉन z इज इक्वल टू 2y माइनस x अपॉन y। x इज इक्वल टू 2yz माइनस xz अपॉन y। ओ सॉरी, मैं z को उधर ले गया, मुझे तो क्या इसको रिवर्स कर देना है। सिर्फ z किसके बराबर हो जाएगा? z बराबर हो जाएगा xy अपॉन 2y माइनस x। ठीक है, मैंने क्या किया? उसको रेसिप्रोकेट कर दिया
और x को दूसरी तरफ ले गया, तो ये हो गया xy अपॉन 2y माइनस x। देखिए क्या कोई आंसर है इसका? यस, ये आपका जो ए पार्ट है ये आंसर। ठीक है, तो कोई बहुत ज्यादा खास कैलकुलेशन नहीं था, आसान सवाल था। फिर ये 28 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बेसिकली फिजिक्स का है और रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, और इसका आंसर 17 आएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यूं कह रहे हैं कि ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। एक आदमी है जो कि एक गिवन पॉइंट से आगे चलता है। तो कुछ स्टेप बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये स्टेप बना लिया हमने। ठीक है, और वो आदमी इस वक्त यहां पर है। वो आदमी इस वक्त कहां पर है? यहां पर है। कह रहे हैं ईच टाइम ही टेक्स 3 स्टेप्स फॉरवर्ड, 3 कदम आगे चलता है और फिर 2 कदम पीछे आ जाता है। मान लो वो शराब पिए हुए, जैसे शराबी कोई करता है ना, अब उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनेगा, मतलब ये तो बहुत मजे की बात है। मान लो वो क्या करता है, वो 3 कदम आगे चलता है और फिर 2 कदम पीछे आ जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के वो एक बार में 5 कदम आगे चलता है, लेकिन होता क्या है कि वो सिर्फ एक ही कदम आगे जा पाता है। जब एक बार ट्राई करता है तो वो 3 कदम आगे चलता है, 2 कदम पीछे आता है, तो 5 कदम वो चलता है, लेकिन 1 कदम ही आगे बढ़ पाता है। ठीक है, दूसरी क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी स्टेप्स मस्ट ही टेक इन ऑर्डर टू रीच अ पॉइंट 6 स्टेप्स अहेड। कितने स्टेप आगे है उससे? 6 स्टेप आगे है उससे। तो 6 स्टेप का मतलब वो डेस्टिनेशन कहां पर होगी? 1 स्टेप आगे ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये। तो जो डेस्टिनेशन है वो कहां पर है? वो यहां पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उसको यहां पहुंचना है। तो जब वो पहली बार में कोशिश करता है, तो पहली बार में कोशिश करके वो यहां तक आता है, 1 2 3 इतने स्टेप पर आता है, 3 स्टेप पे आता है, लेकिन वो फिर बैक आके यहां पर आ जाता है। तो 5 स्टेप उसने चले, लेकिन एक ही स्टेप आगे बढ़ा वो। फिर 5 स्टेप और चले तो यहां तक आ गया, तो 5 स्टेप और चले। फिर 5 स्टेप और चलेगा तो यहां तक आएगा, तो 5 स्टेप और चले। बात समझ में आ रही है? फिर एक ही स्टेप आगे चलेगा खाली। फिर कितने स्टेप आगे चलेगा? एक मिनट रुक जाइए, मैं देख रही, यहां तक आया था 5, यहां तक आया 1 1 2 3 5 या 15, और फिर यहां पर आ गया। ठीक है, जब वो यहां तक आया था, इस टाइम यहां तक आया था, तो फिर यहां पर आ गया। फिर यहां के बाद 2 स्टेप उसे और आगे चलना है, तो 5 या 15 और 2 17। क्या ये बात समझ में आ गई तुम लोगों के? नहीं आई सर। नहीं आई तो एक बार और बता रहा हूं, इधर इधर की तरफ। मान लो वो आदमी यहां पर खड़ा है, डेस्टिनेशन कितनी दूर है? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप। तो दिस सर इज, हाँ सर ये 25 स्टेप इसका आंसर होना चाहिए सर, नहीं बेटा, मेरे 25 हिसाब स्टेप से। नहीं होगा ये, 25 स्टेप नहीं होगा, मैं बता रहा हूं कैसे होगा। देखो यहां पर इसकी क्या है, यहां पर इसकी मंजिल है, इस जगह पर। ठीक है, अब ये यहां पर खड़ा है, तो देखो ध्यान से देखना, जब वो एक बार ट्राई करता है तो यहां तक जाता है, यानी इस स्टेप तक वो आ चुका है, लेकिन आके कहां पर खड़ा हो जाता है? यहां पर खड़ा हो जाता है। तो इस ट्राई में उसको कितने स्टेप लेने पड़ते हैं? 5 स्टेप लेने पड़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यहां तक समझ में आ गई? बोलो भाई। जी सर। अब फिर यहां से चलेगा तो चौथे स्टेप तक पहुंचेगा, लेकिन अगर कहां खड़ा हो जाएगा? यहां पर आके खड़ा हो जाएगा।
तो यानी एक बार 5 स्टेप और आ गए। समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई। जी यस। ठीक है, फिर वो यहां से चलेगा तो यहां तक आएगा, लेकिन खड़ा कहां पर हो जाएगा? ये तीसरे स्टेप पे खड़ा हो जाएगा। तो एक बार 5 स्टेप और हो गए। जी सर। ठीक है, एक मिनट, इसका आंसर आ रहा 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप आगे, 5 स्टेप आगे चीज। कितने स्टेप आगे? 6 स्टेप आगे ये। और वो यहां पर था 1 2 3 4 5 6, और कितने स्टेप? 3 आगे चलता है और 2 पीछे आता है। ठीक है, तो यहां तक 3 तक आ गया वो। अब 3 के बाद ये जो चलेगा तो 3 स्टेप आगे चलेगा ना, तो यहां तक पहुंच जाएगा ये। तो 3 स्टेप इसके अंदर और जोड़ेंगे। क्या बात समझ में आ गई? अब वहां पर पहुंचने की शर्त थी, वहां से वापस नहीं आएगा, क्योंकि जब घर में पहुंच जाएगा ना तो पकड़ लेंगे ना उसके घर वाले, अरे कहां जा रहा है भाई। अब उसे बाहर पीछे थोड़ी आने देंगे तुम्हारा। बात समझ में आ रही है? जब एक जी बार सर। वहां पे पहुंच जाएगा वो, तो फिर पीछे आने वाली शर्त नहीं है, यहां पे खाली पहुंचने के लिए पूछा गया है। इन हाउ मेनी स्टेप्स ही टेक इन ऑर्डर टू रीच ए पॉइंट 6 स्टेप्स अहेड ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। एक बार में ये कहा गया है कि कब वो पहुंचता है, ये थोड़ी कहा गया है कि कब वो फाइनली पहुंचता है, रुकने के बाद रुक जाता है वहां पे जाके। रुकेगा थोड़ी, वो तो शराबी है। हालांकि यहाँ कहा नहीं है वो उसको शराबी है। तो ये इसका जो आंसर है मैंने गलत निकाला था, ये आंसर होगा 18 स्टेप। क्यों भाई? आंसर दे क्या रखा है किताब में? वैसे किताब के आंसर पे कोई मैं बिलीव नहीं यस करता। सर 18 स्टेप आ रहा है। हालांकि मैं बिलीव नहीं करता उस पर, वो गलती हो जाती है, क्योंकि टाइपिस्ट से भी और इससे भी जो इस तरह कॉम्पिटिशन्स की किताबें होती हैं, तो इसमें क्या होता है, जल्दी बहुत होती है छापने की, छापने वाले को भी और हर किसी को। तो इस पे ये कोई टेक्स्ट बुक तो होती नहीं है कि बार बार इसको देखे रिव्यू करे आदमी पढ़े। तो और क्वेश्चन तो ये इसलिए होते हैं कि आदमी प्रैक्टिस कर ले इसको और टीचर असिस्ट कर दे, बता दे। तो 18 ही होगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन और है आपके 11th क्लास की फिजिक्स की किताब है एस.सी. वर्मा की। तो उसमें शायद ये बंदर के ऊपर है कि एक बंदर रस्सी पे लटक रहा है, तो वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ता है फिर नीचे खिसक जाता है, मतलब नीचे कम खिसकता है ऊपर ज्यादा चढ़ता है वो। तो कितनी देर में वो फला हाइट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस यही देखा जाता है कि पहली बार कब पहुंच जाएगा वो। ठीक है, फिर एक ये क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहे हैं, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, ये धुंधला लग रहा है। x की पावर 100 है, प्लस 2x की पावर 99 है, प्लस k है। ये कह रहे हैं कि भाई ये तो एक कोई पॉलिनोमियल है, px है सपोज, ये x प्लस 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी x प्लस 1 इसका फैक्टर है। अब इसके अंदर एक बात तो ये होती है कि बाइनोमियल थ्योरम लगाई जा सकती है, जो कि 11th या 12th में मैथमेटिक्स के टीचर पढ़ाते हैं, तो वो लगाने की जरूरत नहीं है, उसको फिर समझाना पड़ेगा। इसको आप बिल्कुल अपने हमारा जो बेसिक मेथड है उससे हम कर लेंगे। इसमें k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू 1 आनी चाहिए मेरे ख्याल से। आगे हम इसको निकाल के चेक कर लेते हैं कि कितनी आई। तो इसमें तरीका समझ लिया। आप तरीका कैसे करेंगे कि x की पावर 100 प्लस 2x की पावर 99 प्लस k। ठीक है, इसको हमें किससे डिवाइड करना है? इसको हमें डिवाइड करना है x प्लस 1 से, राइट। और जो हमारा आखिर में रिमाइंडर बचेगा उसको हम इक्वेट टू 0 कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको x की पावर 99 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये x की पावर 100 को काटेगा। ये 1 किसके बराबर हो जाएगा? 1 किसके बराबर हो जाएगा बताओ? प्लस 2x की पावर 90, सॉरी 2 नहीं आएगा, खाली x की पावर 99 आ जाएगा। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, ये तो कट जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा x की पावर 99 प्लस k। ठीक है, अब आप किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे? अब आप x की पावर 98 से मल्टीप्लाई करोगे, ताकि यहां पर आ जाएगा x की पावर 98, यहां पे तो x की पावर तो दूसरी है नहीं, प्लस x की
सॉरी 98 नहीं आएगा, यहाँ पर 99 आएगा और x की पावर 98 अलग से आ जाएगा। अब ये तो इससे कट जाएगा, अब क्या बचेगा नीचे, x की पावर 98 प्लस k बचेगा। अब जरा देखना आगे सीरीज कैसी बनती चली जाएगी। अब हम इसको किससे करें, x की पावर 97 से करें, तो x की पावर 98 आ जाएगा और x की पावर 97 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, ये तो कट जाएगा, x की पावर 97 प्लस k बच जाएगा, सॉरी मैंने x लिख दिया, k बच जाएगा। तो आप ये देख रहे हो कि तो x माइनस 98 था, अब 97 है। तो इसी तरह से एक वक्त ऐसा आएगा ये चलते चलते यूं नीचे x बचेगा और k बचेगा। बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई। जी सर। है ना, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बचेगा और यहां भी ये ट्यूब चलती चली जाएगी बात। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं इसको, अब मैं +1 से मल्टीप्लाई करूं इसको, तो ये हो जाएगा x + 1। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, आंसर आएगा k - 1। अब यहां पर कोई k नहीं है, अब यहां पर कोई x नहीं है, तो अब मैं किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा इसको। ये क्या बचा है, ये रिमाइंडर बचा है विच मस्ट बी इक्वल टू 0। क्यों 0 होना चाहिए, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। ये किसका, इसका फैक्टर है। बात समझ में आई है? तो k - 1 = 0, k = 1। क्या बात समझ में आ गई? यस। ठीक है, तो आंसर इसका होगा आपका 1। क्यों भाई, ये किसने पूछा था सवाल, क्या आंसर है इसका, आंसर पता है? सर 1 ही है। अच्छा आपने पूछा था, आपने तो नहीं पूछा था मेरे ख्याल। नहीं सर, मैं ये कौन सी जगह का सवाल है, एएमयू का सवाल है ये? चलो एक ये सवाल पूछा है, A and B कैन फिनिश ए वर्क कैन टुगेदर, ये यहां पर वर्ड ये आना चाहिए टुगेदर, फिनिश ए वर्क इन 20 days। तो कोई काम है, कोई वर्क है, जैसे मान लो दीवार बनाने का कोई काम है, या मान लीजिए कुछ पेंटिंग का काम है ना, घर मकान बनाने का काम है, सड़क बनाने का काम है। तो जब ये दोनों मिलके काम करते हैं तो 20 दिन में काम हो जाता है। बात समझ में आ रही है? जो पूरा एक वर्क है वो कितने दिन में हो जाता है, 20 दिन में हो जाता है, जब ये दोनों काम करते हैं। अब इट शुड बी नोटेड कि दोनों की जो एफिशिएंसी है वो अलग अलग होगी। अगर ए अकेला काम करेगा तो 20 दिन से ज्यादा में होगा, अगर बी अकेला काम करेगा तो भी 20 दिन से ज्यादा काम होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, इस तरह के सवाल को किस तरीके से करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये 8th क्लास का सवाल है, 8th क्लास का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सेवन का सर। है टाइम एंड वर्क का है सर 8th क्लास का। हाँ, क्या क्या इसमें कैसे लिखते हैं, क्या ट्रिक है इसकी बताओ? सर 1/20 सर इसमें सर ए, अगर ए अकेला फिनिश करेगा तो उसको x डेज में करेगा और बी अकेला करेगा तो उसको y डेज में करेगा फिनिश। हाँ, और ए जब अकेला ये दोनों करेगा, मिलके x + y करेंगे तो देखो इसको ध्यान से, इन्होंने बात बताई कि अगर ए अकेला काम करे, ए अलोन, तो मान लो वो x डेज में फिनिश करेगा। ठीक है, कितने डेज में फिनिश करेगा वो, x डेज में फिनिश करेगा। x डेज। और b अकेला काम करे तो कितने देर में फिनिश करेगा, y डेज में। इसको हम कर लें, ये y डेज में फिनिश करेगा। तो ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/x वर्क हो जाएगा। मतलब हमने वर्क को 1 मान लिया, 1/x वर्क हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो a का
20 दिन का वर्क कितना हो जाएगा? 20/x हो जाएगा। b upon x। तो b का 20 दिन का वर्क कितना हो जाएगा? b/y हो जाएगा। अरे बोलो भाई। जी सर। 20/x प्लस 20/y इज इक्वल टू 1 होना चाहिए या नहीं? भाई ये कुछ काम इसने कर दिया, कुछ काम इसने कर दिया, तो पूरा एक वर्क हो गया। अरे बोलो। यस सर। अब आगे की कहानी सुनते हैं। ये 1 है, 1 वर्क। अब यूं मत पूछना सर वर्क कहां से आएगा। ए अलोन, अब देखो आगे ये जो कंडीशन दे रखी है क्या दे रखी है? A alone can do 1/5 of the work in 12 days। 1/5 of the work का क्या मतलब भाई? बोलो। देखो एक वर्क कितने दिन में करता है? x दिन में करता है। बात समझ में आ रही है? 1/5 ऑफ वर्क कितने दिन में करेगा? x बाई 5 डेज में करेगा। 5। ठीक है, ये किसके बराबर दे रखा है? ये 12 दे रखा है। तो x किसके बराबर आ गया? 60 के बराबर आ गया। इसको 60 को यहां पुट कर दो, तो 20/60 प्लस 20/y इज इक्वल टू 1। 20 से कम 20, 20 दिया 60, इधर जोड़ इधर घटा दो 1/3, तो 20/y ये हो जाएगा 1/3। यहाँ ये माइनस हो जाएगा, 1 - 1/3 हो जाएगा, तो ये आएगा 2/3 इज इक्वल टू 20/y। तो y किसके बराबर आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 40 ना 60/2 इज इक्वल टू 30। पूछा क्या है ना, इन हाउ मैनी डेज कैन बी अलोन कैन डू, तो आंसर यही हो गया। क्यों आंसर क्या है भाई? किसने पूछा था ये? अरे किसने पूछा था? यहाँ है, ऐसा तो नहीं जो बच्चा पूछता है वो आता ही नहीं है। वो यूं कहता है मैं तो पूछ के छोड़ दिया, अब क्या है मैं तो देख लूंगा रिकॉर्डिंग। आंसर कितना है भाई? किसने पूछा था ये? जी सर 30 है। 30 डेज है। अच्छा ठीक। जी सर। तो ये हुई आज की बात। आज के और भी 1-2 सवाल है मैंने अभी देखे। 1-2 सवाल पहले के रह गए कुछ बच्चों के। सूर्यांश का रह गया एक सवाल ऑप्टिक्स का, 1-2 अरमान के सवाल रह गए, और एक आध और लोगों के सवाल रह गए। दरअसल क्या है, अभी पिछले 1-2 दिन से हमारे यहाँ इम्तिहान चल रहे हैं लैब के, तो वो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं और इफेक्टिवली तुम लोगों को फिर ज़्यादा टाइम दूंगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद अभी 1-2 दिन में हमारे इम्तिहान ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, कल ये बात चल रही थी आपके फॉसिल फ्यूल्स की बात हो गई, इसकी बात हो गई, रिन्यूएबल सोर्सेज की बात चल रही थी। तो रिन्यूएबल सोर्सेज में एक तो आपकी हाइड्रो प्लांट है, ठीक है। हाइड्रो प्लांट के साथ कुछ अच्छाइयां हैं और कुछ खराबियां हैं। हाइड्रो प्लांट के साथ सबसे अच्छाई क्या है? सबसे बड़ी अच्छाई, हाइड्रो प्लांट आमतौर से नदियों से एसोसिएटेड है। हम ये देख रहे हैं कि हजारों साल से नदियां बह रही हैं। तो नदी कैसे बहती है? नदी आपने देखा होगा कि हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ बहती है। जैसे हमारी तरफ इधर गंगा है, यमुना है, और भी कई नदियां हैं, उधर भाखड़ा नंगल डैम बना हुआ है। तो करते क्या है, होता क्या है कि समंदर में जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो भाप बन के हवा
भाप बन के पानी उड़ जाता है हवा में ऊपर, और ये कहाँ पे जाके बरसता है, ये आमतौर से पहाड़ों पे जाके बरसता है। तो पहाड़ों पे जो बारिश होती है वो बेसिकली कहाँ से आई है, ओशन से आई है। तो एक तरह से नदी के अंदर जो काइनेटिक वेलोसिटी, जो काइनेटिक एनर्जी होती है नदी के पानी में, वो भी अगर आप देखेंगे तो उसकी जो रूट कॉज है वो सोलर एनर्जी ही है। अगर सन को अल्लाह ताला जो है छुपा लेना, अगर वो खत्म हो जाए सन, तो ये नदियां भी बहना खत्म हो जाएंगी, क्योंकि पहाड़ों में कितना पानी स्टोर होगा, जितना स्टोर होगा सब नीचे आ जाएगा एक बार में। बात समझ में आई? और समंदर जो है उसका लेवल बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि पानी जमीन पर रहेगा ही नहीं, सारा का सारा बह के कहाँ पहुंच जाएगा, समंदर में पहुंच जाएगा। तो ये मतलब कुदरत का एक बहुत बड़ा इनाम है हमारे ऊपर कि सूरज की रोशनी पानी पे पड़ती है, और बहुत सारा अमाउंट हर वक्त पानी का हवा में रहता है। अगर सूरज की रोशनी ना हो तो वो सारा पानी कहाँ पर आ जाएगा, समंदरों में आ जाएगा, और उसका लेवल इतना बढ़ जाएगा कि जमीन कम पड़ जाएगी रहने के लिए। तो पानी खैर पहाड़ों पे चला जाता है, पहाड़ों पे कुछ बर्फ जम जाती है, वो बर्फ जो है वो पिघलती रहती है गर्मियों में, और फिर क्या होता है कि गर्मियों में भाप बन के ऊपर भी जाता रहता है, तो इतने सर्दियों में दोबारा आ जाती है बर्फबारी होती है। आपने देखा होगा सर्दियों में बर्फबारी होती है, फिर गर्मियों में वो पिघलती है तो नदियां बन जाती हैं, नदियों का पानी आपने देखा होगा जल स्तर जो है वो बढ़ जाता है। फिर बरसात का मौसम आता है तो बाढ़ जैसे इम्कान शुरू हो जाते हैं। तो ये एक तरह के वाटर साइकिल बता रहा हूं मैं आपको। तो वाटर साइकिल इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर ऑफ द रिवर्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये जितनी भी हमारी रिवर है, गंगा है, यमुना है, और भी बहुत सारी रिवर्स हैं, और उधर क्या नाम है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो पंजाब जो कहते हैं, पंजाब मतलब 5 आब, यानी 5 नदियां हैं वो, सतलुज है, झेलम है, ये सब। तो वो नाम मैं अब भूल गया उनके। तो वहां पे डैम बनाने की जो है वो बहुत ज्यादा स्कोप है, मतलब वो बने हुए भी हैं वहां पर टीम। तो हम वहां पर क्या करते हैं, उनको पानी को रोक लेते हैं। बहुत बड़ी एक तरह से ये समझिए जैसे हम क्यारियां बनाते हैं ना अपने पेड़ पौधों के लिए, उसमें पानी रोक लेते हैं, ऐसे ही हम बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। तो हम डैम बनाते हैं, हमारे यहाँ नरोरा में डैम बना हुआ है अलीगढ़ के पास ही। तो हालांकि बहुत बड़ा तो नहीं है वो, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा डैम है। तो उससे हालांकि पानी तो क्या होता क्या है, उस पानी को रोक लेते हैं और अपनी मर्जी से उसको कंट्रोल्ड वे में नीचे उतारते हैं। बात समझ में आई? और एक जनरेटर लगा देते हैं बीच में, जो जिससे वो घूमता है, उसका प्रोपेलर घूमता है और उससे हमें बिजली पैदा होती है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि हमें एक बहुत बड़ी जगह को घेरना पड़ता है, हमें बहुत बड़ी जगह को घेरना पड़ता है। इवन कई गांव के बराबर जो जगह है वो घिर जाती है, कई गांव के बराबर जगह घिर जाती है, और वहां से रीलोकेट करना पड़ता है लोगों को। फिर ना सिर्फ रीलोकेट करना पड़ता है, बल्कि आसपास की जो वेजिटेशन है वो भी खत्म हो जाती है ना। वो पानी ऐसा हो जाता है कि आसपास जो है काफी दूर तक जो है वो कोई चीज ज्यादा उग नहीं पाती है ना। तो ये एक इसका नुकसान होता है। हालांकि फायदा क्या होता है कि इसमें हमें अलग से कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। वो जो पानी की जो सोलर एनर्जी पानी में कन्वर्ट हुई थी, पानी की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी, अब वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर आ रही है, वही उसी से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती रहती है। तो इसमें मैं आपको देख के बता दूंगा कि कौन कौन से बड़े डैम बने हुए हैं जहां से हम बिजली पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, वो मैं आपको देख के बताऊंगा। तो इसकी आपको एक बेसिक मोटी मोटी बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वहां से जो बिजली पैदा होती है उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वहां से जो बिजली पैदा होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और कोयले से जो होती है वो अलग अलग होती है, नहीं, ये सारी ही बिजली ग्रिड पर दे दी जाती है, ग्रिड पर, ठीक है। और ग्रिड से फिर हम लोगों के घरों में आती है, ठीक है। बड़े बड़े सब स्टेशन से हम लोगों के घरों के अंदर आती है, ठीक है। तो ये लिमिटेशन ऑफ हाइड्रो प्लांट्स है, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको एक छोटी टेक्स्ट में जो है काफ़ी बातें पता लग जाएगी, ठीक है। आप इनके स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इनको पढ़ लीजिएगा। फिर ये थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं कि हम कोयले से पानी को गर्म करते हैं। मैंने कल शायद या परसों बताया था, कोयले से क्या करते हैं, हम पानी को गर्म करते हैं, फिर उसको सुपर हीटेड स्टीम में ले जाते हैं। यानी पानी को सिर्फ गर्म नहीं करते हैं बल्कि स्टीम
बना देती हैं उसकी, और स्टीम भी ऐसी सुपर हीटेड, और सुपर हीटेड स्टीम को फिर ब्लेड से गुजारते हैं, प्रोपेलर के ब्लेड से गुजारते हैं। प्रोपेलर के ब्लेड का मतलब समझ लीजिए आप कि जो जनरेटर होता है उसके अंदर हम ब्लेड निकाल के रखते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं जिससे आपको थोड़ी सी देर में ही समझ में आ जाए। देखिए ये रोटर है, अरे कहाँ जाएगा, दिख रहा है आपको? ये क्या चीज है? एक रोटर है, ये आप छोटा मोटा मत समझिएगा, ये कमरे के बराबर होगा ये, ठीक है? ये रोटर है और इसकी ये ब्लेड है। अब इसको पानी के अंदर जब डाल देते हैं ना, तो इस तरीके से लगाते हैं, जब पानी बह के जाएगा इससे तो ये रोटेट करने लगता है। क्या करने लगता है? ये रोटेट करने लगता है, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या कर, एक रिवर्स पंप की तरह काम करता है। पंप क्या करता है? पंप बिजली से पानी को चलाता है, और ये क्या करता है? ये वाला रोटर ये पानी से बिजली को बनाता है, ठीक है? जो हमारे कूलर में पंप लगा हुआ होता है वो इसका उल्टा होता है। वो क्या करता है? जब हम उसे बिजली देते हैं तो पानी को चलाने लगता है, और ये क्या होता है? ये पानी से चलने लगता है, ठीक है? इसमें ये एक उल्टी बात होती है। अच्छा, मैं आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के साथ साथ और थर्मल पावर प्लांट का रोटर दिखाता हूं। देखिए थर्मल पावर प्लांट के रोटर्स हैं, देखिए कितना बड़ा एक रोटर है। मैंने एक बार देखा था तो वो एनटीपीसी के अंदर देखा था तो वो कमरे के एकदम बराबर था, उसके अंदर पूरा जो है 1-2 आदमी चले जाते। देखो ये जो है ना, ये आपका कैविटी है और ये आपका रोटर है। ये रोटर के आपको ब्लेड दिख रहे होंगे, ये ब्लेड तो यहां से स्टीम को पास करते हैं ना, तो ये घूमने लगता है फिर, ठीक है? बस आप इतना ही समझो कि ये घूमने लगता है। जब हम सुपर हीटेड स्टीम को पास करते हैं तो ये घूमने लगता है, और घुमाना ही हमें चाहिए कि अगर कोई रोटर को किसी तरीके से घुमा दे तो जनरेटर आपका बिजली पैदा करने लगेगा। और देखिए कि इसका साइज कितना बड़ा हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आदमी खड़ा हुआ है, ये आप देखेंगे तो देखिए कितना इसका साइज कितना बड़ा है। अरे कहाँ चला गया? ये देखिए कि इसका साइज कितना बड़ा है कि ये आदमी इसके अंदर जाके मेंटेनेंस कर सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपको बस ये समझना है कि कौन सी चीज रोटेट होगी। ये जो चीज है ना रोटर, ये जहां मैं माउस कर रहा हूं, अपना कर्सर कर रहा हूं, ये चीज जो है वो रोटेट होती है। बस किस चीज से रोटेट होती है? ये स्टीम से रोटेट होती है। और थर्मल पावर प्लांट के अंदर आपको बस ये समझना है कि हम क्या चीज यूज करते हैं। हम कोयले को यूज करते हैं, कोयले को, हाई ग्रेड कोल को हम यूज करते हैं, और उससे पानी को गर्म करते हैं, स्टीम बनाते हैं, सुपर हीटेड स्टीम बनाते हैं, और फिर उससे हम टरबाइन को रोटेट कराते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद ये कुछ फ्यूल है, बायोमास फ्यूल है, ठीक है? तो बायोमास फ्यूल आप सब जानते हैं, जैसे फायरवुड है, या किचन का वेस्ट है, या एनिमल वेस्ट भी है, जिसको बायोगैस प्लांट के अंदर हम यूज करते हैं। तो द प्लांट एंड एनिमल कॉन्स्टिट्यूट द बायोमास। फायरवुड फ्रॉम प्लांट इज यूज्ड एज किचन फ्यूल। तो जो फायरवुड होती है यानी जलाने वाली लकड़ी होती है, उसको किचन में यूज किया जाता है। तो आज से 20 साल पहले तक तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, हालांकि अब कम यूज किया जाता है क्योंकि लोगों के घरों में गैस आ गई है।
और गांव देहातों में तो अब भी लकड़ी का यूज होता है ना, जो आदिवासी लोग हैं वो अब भी लकड़ी का यूज करते हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। इफ द लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज कैन बी प्लांटेड देन ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फायरवुड कैन बी इंश्योर्ड। मतलब फायरवुड हमें मिलती रहेगी अगर हमने बहुत सारे प्लांटेशन कर रखा है, तो उसके लिए लैंड भी चाहिए, मतलब इसकी भी अपनी एक कॉस्ट है। फार्म वेस्ट सच एज स्टॉक्स ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट एंड डंग ऑफ कैटल, तो जो आपका फार्म वेस्ट होता है, जो आपके कैटल्स का वेस्ट होता है, गोबर वगैरह होता है, उसको भी हम यूज करते हैं बायोगैस प्लांट में मीथेन प्रोड्यूस करके जलाने के लिए। बायोगैस प्लांट आज से करीब 25 साल पहले तुम लोग पैदा भी नहीं होगे, तो मैं छोटे था तो मैं देखता था उसके ऐड आया करते थे, ठीक है। तो उस टाइम वो काफी हिट लिस्ट में रहता था और उनके ऐड आया करते थे दूरदर्शन वगैरह पर कि बायोगैस प्लांट को गवर्नमेंट जो है वो एनकरेज कर रही है। अब भी बायोगैस प्लांट चलते हैं गांव देहातों में। बायोगैस प्लांट कैन बी वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग द एनर्जी नीड ऑफ रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के साथ एक दिक्कत क्या है कि वहां तक फ्यूल पहुंचाना में दिक्कत ये भी रहती है कि सड़कें हमारी ठीक ठाक नहीं है, तो सड़कों का, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है तो इतनी सारी सड़कें बनाना इतना आसान भी नहीं है। एक पता चला 10 सड़क बनती है तो 5 टूट जाती हैं बनते टाइम में, तो सड़कें भी अपने आप में एक बात है। दूसरा, एक फ्यूल को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम कॉस्ट भी देखते हैं, ऐसा ना हो कि फ्यूल जितनी एनर्जी दे रहा है उससे ज्यादा एनर्जी हमारी पहुंचाने में ही लग जाए। ए बायोगैस प्लांट इज डोम लाइक स्ट्रक्चर। तो बायोगैस प्लांट देखने में कैसा होता है, पहले एक बार हम इसको बायोगैस प्लांट, ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे ये डोम लाइक स्ट्रक्चर है, तो एक तो आपका ये एनसीईआरटी में बना हुआ भी है, यही वाला फिगर बनी हुई है एनसीईआरटी में, ये देखेंगे आप तो यही वाली आपकी फिगर बनी हुई है, जिसको बच्चों से बनवाते भी हैं। अब तुम लोग तो कोरोना के अंदर पढ़े हो तो तुम लोगों से बनवाया नहीं होगा टीचर ने, वरना हम लोगों से तो ड्राइंग शीट पर बनवाते थे ये, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पर स्लरी डाल देते हैं। तुम लोगों को माउस नजर आता है या नहीं आता मेरा? यस सर। जी सर, आता है। तो जहां ये माउस दिख रहा है यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम वेस्ट डालते रहते हैं, ठीक है। तो ये वेस्ट ये पाइप से होकर नीचे चला जाता है, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर वाटर और डंग मिक्सचर का जो है वो एक मिक्सचर रहता है, ठीक है। और ये बेसिकली इसका जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैम्बर है। इसको खोद के बनाया जाता है, जैसे हम लोगों के घरों में सेप्टिक टैंक बनाया जाता है, गटर बनाया जाता है, ऐसे ही होता है ये। तो किसी ऐसी जगह पर बनाते हैं, बाहर की तरफ बनाते हैं। और ये ऊपर जो ये है ये डोम होता है। डोम कैसा होता है, मेटालिक होता है। जैसे आपके यहाँ पर ये देखेंगे आप, जैसे ये आपके डोम है, ये देखो जापान का है, वेल्टेक बायो पावर बिल्डिंग टू डेयरी बायोगैस प्लांट इन जापान। तो जापानी तो खैर इन सब चीजों में आगे रहते हैं। तो ये डोम दिख रहा है ना तुम्हें, ये डोम देखो कितना बड़ा है। यहाँ सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो सोचो ये कितना बड़ा होगा, एक मकान के बराबर होगा ये पूरा डोम जो होगा, और ऑफ कोर्स मेटल का होगा। तो इस डोम के अंदर क्या किया जाता है कि जो गैस होती है हमारी, जिसको हम जलाते हैं, उसको जो है वो कलेक्ट किया जाता है, इस यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। और ये पाइप ऊपर लगा दिया, जरूरी नहीं ऊपर ही लगाए, ये पाइप के जरिए इस गैस को हम बाहर ले लेते हैं। तो अब इसमें तुमसे सवाल उसमें क्या पूछेंगे, वो जो है कंपटीशन क्या पूछेंगे। देखो कंपटीशन में जो सवाल पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट वो ये होगा कि द प्रोसेस ऑफ, देखो ये इंपॉर्टेंट है, द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन प्रोड्यूसेस बायोगैस। तो एक तो कौन सा प्रोसेस होता है इसके अंदर, डीकम्पोजिशन होता है, ठीक है। बायोगैस हैज अबाउट 70% ऑफ मीथेन। तो कौन सी गैस होती है ये पूछा जाएगा तुमसे, मीथेन होती है। अब जरा ये केमिस्ट्री में चेक कर लेना, ये मीथेन कलरलेस होती है या नहीं। तो मेरे ख्याल से ये कलरलेस होती है, मुझे याद नहीं है। फिर ये इसके अंदर कोई स्मेल होती है या नहीं होती, ठीक है। तो तुम लोगों का काम यह है कि तुम ये पता करना कि मीथेन कलरलेस होती है या नहीं होती। दूसरी, मीथेन, जी सर, कलरलेस होती। हाँ मीथेन, दूसरी बात ये है कि मीथेन के अंदर कोई बदबू होती है या नहीं, बदबू या खुशबू, मतलब स्मेल होती है कोई या नहीं होती। मेरे ख्याल से कोई स्मेल इसके अंदर मीथेन में शायद होती है।
तो एक तो तुम मीथेन के बारे में मालूम करोगे, दूसरा ये मालूम करना कि एलपीजी के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। एलपीजी के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, मतलब एलपीजी के अंदर कौन कौन सी गैस होती है मेनली। और एलपीजी के अंदर एक गैस मिलाई जाती है जिससे एक्चुअली में एलपीजी जो गैस होती है उसके अंदर कोई वो नहीं होती, स्मेल, ओडरलेस होती है, स्मेल नहीं होती। तो हमें किसकी स्मेल आती है, क्योंकि गैस अगर लीक हो जाए किसी के घर में खुदा ना खास्ता तो स्मेल आती है उसको। तो वो भाई कौन सी स्मेल होती है, तो उसके लिए एक गैस मिलाई जाती है अलग से जिससे कि उसके अंदर स्मेल आ जाती है, जिससे कि कभी लीकेज हो तो हमें पता लग जाए कि हाँ भाई लीकेज हो रही है। तो वो कौन सी गैस होती है या कौन सा एलिमेंट होता है जो उसके अंदर मिलाया जाता है, ये तुम पता कर लेना, ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है। एंड रेस्ट इज कंपोज ऑफ अदर गैसेज। तो इसके अंदर टोटल गैसेज कितनी होती है ये तुम आराम से पता कर सकते हो, इंटरनेट पे भी पता कर सकते हो, किताब पढ़ लेना थोड़ी सी पता चल जाएगा। यहाँ पे मुझे लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है। इज चैनलाइज्ड थ्रू ए पाइप एंड कैन बी यूटिलाइज्ड। बुटेन, क्या चीज, क्या कह रहे हो? बुटेन, बुटेन, ब्यूटेन होती है बुटेन एलपीजी में, गैस। ब्यूटेन होती है एलपीजी में, ठीक है। तो आज बायोगैस तक हमने थोड़ा सा पढ़ा है। तो जो चीज मैंने तुमको बताई है ना, वो चीज जरा सा क्या करोगे कि ये चीज तुमको पता करनी है। अब अजान हो गई, मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है। अब इंशाल्लाह कल होगी पढ़ाई, ओके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।